हेलो फ्रेंड्स। आज हम रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आज के दिन हमारा रिलायंस में बाय बनता है या सेल बनता है या कुछ भी नहीं बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। फ्रेंड्स, ये रिलायंस का डेली चार्ट है। सबसे पहले हम लोग डेली चार्ट पे इसका एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम लोग वीकली पे चलेंगे, उसका मंथली पे चलेंगे, इसका लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए। ओके, तो डेली चार्ट पे ना पिछले कुछ दिनों से ये एक महीने के आसपास से ये नीचे की तरफ ही चला आ रहा है। तो अच्छा खासा इसमें करेक्शन है ना, 2800 के आसपास ये गया था। 2800 के आसपास जाने के बाद ये अभी 2400 के आसपास आ गया। 400 रुपए का इसमें करेक्शन आ चुका है। राइट, तो आप देखोगे 2800 के आसपास ये 2750 और 2800 के बीच में 3 बार ये उस प्राइस पे रिजेक्ट होकर नीचे आया है। सबसे पहले इधर आया था ये 19 अक्टूबर 2021 को, जब इसने हाई मारा था 2751 का। उसके बाद इसने यहाँ पे 27 अप्रैल 2022 को इस हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, बट ये ब्रेकआउट फेल हो गया। राइट, तो यहाँ पे काफी लोगों ने एंट्री मारी होगी और एंट्री मारने के बाद उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ रहेगा और यहाँ से वापस एक सेलिंग आई, बड़ी सेलिंग आई इसके अंदर। वापस यहाँ से ये ऊपर गया, अभी ऊपर जाकर 6 जून को वापस उसने उसी रेंज पे है ना गया और वहां से वापस इसका प्राइस रिजेक्शन हुआ। राइट, वापस एक बड़ी सेलिंग। अब ये अपने सपोर्ट के आसपास, पिछला जो लो था इसका उसके आसपास 2370 के आसपास इसने सपोर्ट लिया है और यहाँ पे आके ये थोड़ा घूम रहा है, इसी रेंज में चल रहा है पिछले 4-5 दिनों से। अब एक चीज ये हो सकती है कि इस लाइन को, इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा। इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट रहेगा वो यहाँ पे रहेगा 2180 और 2240 के आसपास। तो इस रेंज के अंदर आ सकता है ये। ओके, तो अभी डेली चार्ट के हिसाब से तो ये रिलायंस अभी, या तो हम बोल सकते हैं कि साइडवेज इसी रेंज में चल रहा है 2200 से लेकर 2800 तक। तो डेली चार्ट पे अगर हम लोग अपना स्ट्रैटेजी अगर इसमें बिल्ड करना डेली चार्ट के बेसिस पे, तो हम लोग शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक काम कर सकते हैं। अगर हमारा मंडे को मार्केट अगर ठीक रहता है और रिलायंस यहाँ पे वापस सपोर्ट लेता है, देखो 2365 का जो लो मारा है इसने 1 जुलाई को, उस लो को तोड़ना नहीं चाहिए। वो लो अगर टूटता है तो फिर हम लोगों को निकल जाना चाहिए। तो 2365 और 2360 के आसपास का स्टॉप लॉस लेकर हम लोग बाइंग कर सकते हैं। लेकिन मेरा अभी एडवाइस, मेरा अपना पर्सनल, अगर मैं रहूंगा तो मैं अभी बाई नहीं करूंगा। बाई कब करूंगा मैं? बाई ये जो हाई है ना 5 जुलाई का, जो कि 2464 है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो मैं उस कैंडल का लो बना के, मैं स्टॉप लॉस बना के, उस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस बना के मैं बाई करूंगा। अभी मैं बाई नहीं करूंगा, अभी मैं सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। सेलिंग कब करूंगा मैं? इसके नीचे अगर जाकर कैंडल बंद होता है तो फिर मैं नेक्स्ट डे उस कैंडल का लो अगर टूटता है तो उस कैंडल के हाई का मैं स्टॉप लॉस लगा के मैं सेल करूंगा रिलायंस को फॉर द टारगेट ऑफ 2340 और सेकंड टारगेट में 2180 होगा। तो फर्स्ट टारगेट में मैं 75% के करीब एग्जिट कर लूंगा। रेस्ट 25% आई विल एग्जिट एट 2180 के आसपास। ओके, तो ये मेरा, अगर हम बाइंग करना चाहते हैं रिलायंस में तो मेरे ख्याल से ये जोन में आएगा, सबसे बढ़िया जगह है, यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। राइट, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा, अगर अभी कई लोगों को ये लगता है कि रिलायंस में अगर बाई करना ही करना है, अभी करना है, तो मेरे हिसाब से अभी 50%, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है ना, ये जो गैप है ये ज्यादा नहीं है, तो हम लोग अभी भी बाई कर सकते हैं। अराउंड 50% हम अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में मेरा रिलायंस के का जो व्यू पॉइंट है वो अप साइड में ही है। ओके, तो अभी यहाँ पे 50% डाल सकते हैं और रेस्ट 25-40% हम लोग, रेस्ट जितना भी अमाउंट बचता है वो लगते हैं हम लोग से। मैं बताऊंगा आगे जाके क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ओके, तो अभी चलते हैं हम लोग वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे हम लोग अगर रिलायंस का एनालिसिस करें तो वीकली चार्ट पे आप एक चीज देखो, एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करता हूँ वीकली चार्ट पे। ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है।
जो वीकली चार्ट पे काफी टाइम से है ना सपोर्ट लेकर वापस वहीं से घूमता है। तो वीकली चार्ट के हिसाब से दोस्त ये मैं देखता हूँ नेक्स्ट वीक में ये या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में अगले 1-2 वीक के अंदर ये 2300 के आसपास आ सकता है, 2300 के आसपास। तो अराउंड 70 to 75 रुपीज का डाउन साइड अभी भी हो सकता है नीचे जाए, और इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आके सपोर्ट लेकर ये वापस यहाँ से घूम सकता है वीकली चार्ट में, वीकली चार्ट में बोला तो क्लोजिंग बेसिस पे अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर जाता है और वहां पे अगर 1-2 वीक सस्टेन करता है तो नीचे बड़ा फॉल आ सकता है रिलायंस में। लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो वो एक बहुत बड़ा अच्छा जगह रहेगा जहां से हम लोग है ना बाइंग कर सकते हैं विथ अ वेरी गुड रिस्क रिवार्ड रेशियो। तो हमारा यहाँ पे रिस्क बहुत कम रहेगा, हम मैक्सिमम 30 से 40 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और कम से कम नहीं तो 4 टाइम्स या 5 टाइम्स का हम लोग रिवार्ड वहां पे सेट कर सकते हैं अपने लिए कम से कम। तो वो हमारा रिस्क रिवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा पोजीशन रहेगा लेने के लिए। अभी क्योंकि यहाँ और यहाँ में गैप ज्यादा नहीं, ओनली 70 पॉइंट का है, राइट। तो हम लोग एक और स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, अगर आपका रिस्क एपेटाइट अगर ज्यादा है तो यहाँ पे 25% इन्वेस्ट करते जाओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप है ना पूरा 100% इन्वेस्ट को थोड़ा थोड़ा करके डालते रहो, और नीचे आप है ना 40-50 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, और यहाँ से फिर आप है ना कम से कम नहीं तो 4 टाइम्स या 5 टाइम्स के रिवॉर्ड के लिए आप खेल सकते हो रिलायंस के अंदर। तो ये मेरा वीकली पे इसका एनालिसिस है मेरा। अभी चलते हैं मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे भी दोस्तों देखोगे ना, मंथली चार्ट पे ये कंटिन्यूस 20 ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है। केवल यहाँ पे एक 2 मार्च 2020 में एक ग्लिच आया था जिसमें एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी थी और इस 20 ईएमए के नीचे क्लोज दिया इसने, लेकिन नेक्स्ट मंथ ही उसको वापस रिकवर करके 20 ईएमए के ऊपर चला गया है, राइट। तो एक आप देखोगे इतने महीनों में, कई महीनों में केवल एक बार 20 ईएमए के नीचे गया है वापस ये, और कंटिन्यूस 20 ईएमए के ऊपर ही रहा है, वापस ये 20 ईएमए के नीचे आया है इस मंथ, राइट, जुलाई में। अभी क्या 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो जुलाई में 20 ईएमए को नीचे क्रॉस करके ऊपर क्लोज कर दे, नीचे क्लोज कर क्रॉस कर सकता है, राइट, क्योंकि रेड कैंडल 3 महीने से कंटिन्यूस बने, या फिर यहाँ से वापस घूम सकता है जैसे पिछले महीनों में घुमा है 20 ईएमए के आसपास। तो 20 ईएमए के पास आ चुका है ये, तो वही है जैसे वीकली पे हमने देखा था 2300 और 2371 के आसपास अभी 70 रुपया नीचे आ सकता है टच करने के लिए 20 ईएमए पे, अब वापस वहां से घूम सकता है रिलायंस। तो यहाँ पर भी हमें ना जैसा वीकली पे हमने लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लेने का है, तो अभी भी आप ले सकते हो 50%। 2371 जो भी करंट प्राइस है, यहाँ से 2300 के बीच में आप धीरे धीरे करके अकुमुलेट करते रहो, और आपका अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप 50 पॉइंट के 40-50 पॉइंट के आसपास, उससे ज्यादा मतलब रखो। अगर रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, पोजीशन चाहिए उसी के हिसाब से ले रहे हो तो रिस्क रिवार्ड को भी अच्छा है तो 100 पॉइंट का भी आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं रहूंगा तो 40 से 50 पॉइंट का ही मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और अच्छा खासा कम से कम 5 टाइम मैंने 150 से 200 रुपए का मैं टारगेट फिक्स करूंगा यहाँ पे, ओके। तो ये मेरा मंथली चार्ट पे एनालिसिस है दोस्तों। अभी हम लोग चलते हैं फंडामेंटल और बिजनेस एनालिसिस के लिए। तो ये हम लोग टिकर टेप के साइट पे आ गए दोस्तों। टिकर टेप एक बहुत रेपुटेड साइट है जो कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स के लिए। तो रिलायंस का मैं ऑलरेडी ओपन करके रख चुका हूं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे रिलायंस का 1 वीक का रिटर्न कुछ नहीं है, 0.5% है। 1 मंथ का रिटर्न 11.76% डाउन साइड पे है, नेगेटिव है। 1 साल का रिटर्न यहाँ पे ऑलमोस्ट 15.5% है, और 5 साल का रिटर्न आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है इसने 223% का, ओके। जिससे पता चलता है कि रिलायंस, जो पहले के जमाने में लोग सोचते थे ना कि भैया रिलायंस लेकर छोड़ दो, अपने बच्चों के लिए छोड़ दो, और आने वाली जनरेशन, अगर आज हमने अच्छा खासा शेयर लेकर छोड़ दिया, आने वाली जनरेशन बैठे बैठे खाएगी, वही आज भी है। अगर आप ये ऐसे ऐसे शेयर्स में अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बस आगे आपकी आने वाली जनरेशन, या अगर आप रहोगे आगे अगर 5 साल 10 साल के बाद अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलेगा, जो कि कहीं भी बैंक में किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे नहीं मिलने वाला है, बस, ओके। तो रिलायंस का 5 साल का रिटर्न देखो 223, डबल से भी ज्यादा आपको रिटर्न दिया है इसने रिलायंस में। गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो इट विल बी गिविंग यू द सेम काइंड ऑफ रिटर्न, ओके। चलते हैं आगे। अच्छा, उससे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं रिलायंस का इंट्रिंसिक वैल्यू। आप देखोगे यहाँ पे तो रिलायंस प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। ऐसे ऐसे शेयर्स जो लार्ज कैप्स होते हैं ना, जो बड़े बड़े अच्छे शेयर्स होते हैं, ब्लू चिप शेयर्स होते हैं, इनका हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा ही प्राइस रहता है ऑलवेज, तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या बोलते हैं, स्टॉक हैज बीन जनरेटेड बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी, यही मैं बोल रहा था।
एफडी आप आज के दिन है ना, बैंक एफडी कितना मिलता है हम लोग, 6%, 6.5% मैक्सिमम। उसमें भी अगर आपका टैक्सेबल इनकम में ऊपर वाले स्लैब में आता है तो टैक्स भी काट लेती है गवर्नमेंट, राइट। आपको अल्टीमेटली हाथ में क्या आता है, 5.5-6% ही आता है। तो रिलायंस उससे ज्यादा रिटर्न दे रहा है आपको, तो बेटर है एफडी से ज्यादा अच्छा हम लोग रिलायंस में इन्वेस्ट करें। डिविडेंड रिटर्न इसका अच्छा नहीं है। एंट्री पॉइंट अभी के लिए बोल रहा है कि इस प्राइस पे गुड टाइम टू कंसिडर आज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉन्ड जोन। हमने जो टेक्निकल एनालिसिस में जो एनालिसिस किया है वो यहाँ पे भी ये भी सजेस्ट करता है कि ये दिस इज द राइट टाइम व्हेन वी कैन इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। एंट्री अभी हम लोग ले सकते हैं। नो रेड फ्लैग्स, स्टॉक नॉट इन एएसएम और जीएसएम लिस्ट एंड नॉट अ लिस्ट ऑफ प्रोमोटर होल्डिंग इज प्लेस। कोई प्लेसिंग नहीं है प्रोमोटर के पास इस शेयर की। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव ही फीडबैक है रिलायंस के लिए, ठीक है। अभी आप देखेंगे नीचे आते हैं यहाँ पे फॉरकास्ट एंड रेटिंग में, तो ऑलमोस्ट 73% एनालिस्ट ने इसको सजेस्ट किया है बाइंग के लिए। okay? अभी हम चलते हैं फॉरकास्ट में। फॉरकास्ट में क्या बोलता है, रिलायंस अगले एक साल में टिल जुलाई 2023 एक साल में इसका फॉरकास्ट ये टिकट टेप देता है 3,232 रुपए का, 3232 का। सो जो कि ऑलमोस्ट 900 रुपया है आज के अभी के प्राइस के हिसाब से। ऑलमोस्ट 25 to 30% का, सॉरी 35% का अपसाइड देगा ये। ओके, एंड इसका लो साइड में कहां तक जा सकता है, 23.68%। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो ये रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। 23 अगर डाउन साइड जा सकता है तो 35 अपसाइड भी जा सकता है। मीडियन में कितना जा सकता है, 19% ऊपर, कुछ भी नहीं होगा तो 19% ऊपर। तो यहाँ पर भी मेरे को सही लगता है। मेरा क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, अगर नीचे जाता है तो धीरे धीरे करके और अकोमोडेट करूंगा। ओके, रेवेन्यू फोरकास्ट किया इसने, क्या बताया, हायर रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 22.9% फॉर नेक्स्ट ईयर इज मोर देन लास्ट 3 ईयर CAGR रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 7.5। तो लास्ट 3 साल में 7.52% था, बट अभी नेक्स्ट ईयर का इसका एक्सपेक्टेशन ये है 22.91%। तो अब सोचो अगर ये इतना आता है तो रिलायंस के लिए बहुत ही अच्छी चीज होगी। ओके, चलिए अब चलते हैं इसका फाइनेंशियल भी देख लेते हैं थोड़ा। फाइनेंशियल में देखोगे आप, मैं इसका कमेंट ही पढ़ता हूं इनकम स्टेटमेंट में। ओवर द लास्ट 5 ईयर रेवेन्यू हैज ग्रोन एट अ ईयरली रेट ऑफ 17.94% वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 13.26%। तो रिलायंस का जो इंडिविजुअल एज ए कंपनी जो इसका जो ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है, इट इज मोर देन द इंडस्ट्री एवरेज ग्रोथ, विच इज गुड फॉर रिलायंस। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर इसका 27.53% से 33.7% हो गया है। इसका जो नेट इनकम है वो भी इंडस्ट्री के नेट इनकम से इसका खुद का नेट इनकम ज्यादा है। ओके, तो इंडस्ट्री का 8.9% है, इसका खुद का 15.21% है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। आप यहाँ पे भी देखोगे FY 2019 से कंपेयर करोगे 2022 कंटिन्यू 2021, अब देखो कंटिन्यूअसली इसका रेवेन्यू बढ़ता है। खाली 21 में है ना ऐसा ग्लिच आया था कुछ, लेकिन वापस 2022 में देखो सबको पीछे छोड़ के, तब इस ग्लिच को भी पीछे, बहुत पीछे छोड़ दिया। 7,18,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर जो हमारा 2019 में 5,77,000 का था। देखो आप 2020 और 19 में कंपेयर करोगे तो ज्यादा ग्रोथ नहीं है, 21 और 20 में करोगे तो उल्टा नीचे ही गया। अभी देखो सारा कवर कर लिया इसने 22 में। इसका आप प्रॉफिट देखोगे, प्रॉफिट में भी अच्छा खासा इसका इस साल इसमें ग्रोथ दिखाया है 60,070। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि क्रूड ऑयल का रेट बहुत ऊपर गया है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलायंस को अच्छा खासा बेनिफिट हुआ रहेगा, राइट। तो अभी हम लोग चलते हैं इसका होल्डिंग देख लेते हैं। होल्डिंग क्या है, देखो प्रोमोटर की होल्डिंग जो है वही है, जो कोई चेंज नहीं है। म्यूचुअल फंड में भी कोई चेंज नहीं है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन थोड़ा उन्होंने कम किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन 24.23% होल्डिंग है, और रिटेल पीपल ने भी थोड़ा सा कम किया है। आप देखोगे बड़े बड़े प्लेयर अभी भी वैसे लेकर बैठे हैं, और FII का तो 24% होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर, कोई चेंज नहीं है उनका। तो ये बहुत बड़ी बात है, राइट। तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस टिकट टेप पे दोस्तों रिलायंस का। तो रिलायंस बिजनेस एनालिसिस के हिसाब से, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मुझे अच्छा लगता है, और मेरे हिसाब से तो बाय है। दोस्तों आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए अगर ऐसे नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन लेना हो तो। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच। दोस्तों एक और बात बतानी है आपको, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इंडियन गवर्नमेंट और खासकर जो नितिन गडकरी, जो कि हमारे देश में रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं,
उनके उनके कई बार स्टेटमेंट आ चुके हैं कि फ्यूचर में वो इलेक्ट्रिक बेस्ड गाड़ियों को ही प्रमोट करने वाले हैं, और एक टाइम के बाद 3 4 5 साल के बाद पेट्रोल और डीजल की गाड़ी उनके उनके हिसाब से जीरो हो जाएगी इंडियन मार्केट में। अगर ऐसा होता है तो हमारा पेट्रोल और डीजल का डिमांड भी बहुत कम हो जाएगा, राइट। तो उसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आ सकता है। अब कितना आएगा क्या नहीं, क्योंकि डिमांड तो जीरो नहीं हो सकता। उसकी वजह से क्या होगा, हमारा इंपोर्ट, मेरे हिसाब से इंपोर्ट कम हो जाएगा। 85% जो आज के दिन हम लोग इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, वो कम हो जाएगा। लेकिन तब भी डिमांड जो रहेगी वो हमारा रिलायंस से फुलफिल होगा, या डोमेस्टिक मार्केट में जो भी कंपनीज है उससे फुलफिल होगा। तो ये रिलायंस इंडस्ट्री मेरे हिसाब से तो कई सालों तक इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। लेकिन ये चीज पॉइंट मेरे को हाईलाइट करनी थी। तो आप है ना एक बार ये, अगर रिलायंस में इन्वेस्ट करने वाले लॉन्ग टर्म के लिए 5 10 साल के लिए, जो कि मैंने वीडियो में बोला है, एक बार आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से, फंडामेंटलिस्ट से एडवाइस लेकर ये पॉइंट डिस्कस करके फिर इन्वेस्ट कीजिएगा दोस्त। मेरे ऊपर डायरेक्ट मत कर दीजिएगा कि मैंने बोला और इन्वेस्ट कर दिया था। और जो स्टॉप लॉस मैंने बताया वो स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा दोस्तों। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए अगर ऐसे नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन लेना हो तो। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।